पे आ जाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहे हैं। वेरिफिकेशन, यू आर अ डेलीगेट ऑनर, यूजर एंड परमिशंस, इस पर क्लिक कीजिएगा ज़रा, और ये लिखा हुआ है ऐड यूज़र। ठीक है, तो अगर मैंने किसी और को इस सर्च कंसोल में, जैसे ये इतने सारे लोग इंक्लूड हैं, 3 लोग ऑलरेडी इंक्लूड हैं, तो अगर मैंने किसी और को इसमें इंक्लूड करना होगा तो ऐड यूज़र करूँगा और उसका ईमेल एड्रेस दे दूँगा। तो यहाँ पर मिसाल के तौर पर जी हमने फॉर इंस्टेंस PLHR38 तो ऑलरेडी आ रहा है ना, ठीक है, निजी इवेंट्स में मैं ऑलरेडी मौजूद हूँ। मिसाल के तौर पर हम यूँ कर लेते हैं, सोल का अकाउंट है जो मेरी है, ये वाला इधर है, इसका जीमेल क्या है मुझे भी नहीं पता, एक नाम नज़र आता है तो मैं इधर ऐड कर देता हूँ। ये मेरे पास एक और जीमेल है, मैं इसको परमिशन देने लगा हूँ। यहाँ पर ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑनर, फुल, रेस्ट्रिक्टेड। ठीक है, ऑनर फुल का क्या मतलब होगा देख सकता है, यूजर नहीं बना सकता। रिस्ट्रिक्टेड का क्या मतलब, सिर्फ व्यूअर, यानी मैं अगर आप लोगों को ये ऑनरशिप, ये परमिशन देना चाहूँ तो आप इसमें आकर देख सकते हैं, सब चीज़ें आपको नज़र आएंगी, लेकिन आप किसी को एक्सेस इसका नहीं दे सकते। सो हमने कहा भाई इसको ऑनर बना दो, सिंपली इसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं। बाकी हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी जिसमें हम किसी को भी परमिशन देते थे तो उसको ईमेल जनरेट होती थी, वो उसे एक्सेप्ट करता था। इसी तरह सोशल मीडिया पे जाते थे, फेसबुक पे जाते थे तो वो उसको रिव्यू करता था, एक्सेप्ट करता था, तो तब पेज पे एक्सेस मिलता है। मगर यहाँ पर लिंक्डइन और इसमें जब भी आप किसी को परमिशन देते हैं तो वो ऑटो परमिशन होती है, यानी लिंक्डइन पेज के ऊपर भी मैं किसी को परमिशन दूंगा तो जिसको मैं दूंगा ऑटोमेटिक आ जाएगा, उसने आगे से यस नो नहीं करना। इसी तरह यहाँ पर भी यस नो नहीं है। ठीक है, क्या हमको किया है भाई, हमने है इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, गेटिंग स्टार्टेड यूजिंग सर्च कंसोल विद दिस दिस दिस। कहता है भाई किसी ने आपको परमिशन दे दी है, फाइन। इधर आ जाते हैं अब हम, गूगल सर्च कंसोल, जरा क्विकली स्टार्ट नाउ, डायरेक्टली आ गया। मैंने कहा हमें कोई ईमेल से नोटिफिकेशन आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसे पहले एक्सेप्ट करेंगे तो फिर आएगा। आप जैसे ही अपना सर्च कंसोल खोलोगे तो जितने लोगों ने आपको परमिशन दी होगी, मिसाल के तौर पे 10 आपके क्लाइंट्स हैं, 10 ने आपको जीमेल पे परमिशन दे दी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप यहाँ पे नज़र आ रहे होगे। ठीक है, और ये वेरीफाइड में नज़र आ रही है, नॉन वेरीफाइड में नज़र नहीं आ रहे। ठीक है, अब हमने इसको भी ऑनर बना दिया था, इसका मतलब है इसके पास भी वही राइट्स हैं सारे के सारे। जी आ जाए। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास अगला ऑप्शन क्या आ गया जी, इनसाइट्स वाला। तो ये इनसाइट्स दिखा रहा है, इसको ज़रा छोड़ देते हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो ये है URL इंस्पेक्शन। अच्छा सर, इसमें जो अकाउंट वाला सेक्शन है उसमें अगर हम एक से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ ऐड की हुई हैं तो किसी को अगर एक्सेस देते हैं तो वो सब प्रॉपर्टीज देख नहीं नहीं सकते नहीं, हैं हम या प्रॉपर्टीज़ में ही तो गए हैं। अभी अच्छा हमने प्रोफेशनल किचन की प्रॉपर्टी चूज़ की हुई थी। ठीक है, ठीक है। अगर मुझे 2 प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस देना होगा तो मुझे ट्वाइस करना पड़ेगा, पहले प्रॉपर्टी को चूज़ करूंगा फिर आएगा। ये एक्सेस प्रॉपर्टी की जाएगी, प्रॉपर्टी अकाउंट वाइज की है, नहीं नहीं जाएगी। नहीं, अगर मेरे पास 10 लोगों की सर्च कंसोल है जी तो सर। उसके पास तो एक ही जाएगा ना, जिसको मैंने देखिए मैंने गया कहाँ पर, उस सेटिंग्स किसकी की है हमने, प्रोफेशनल किचन की सेटिंग्स में गए हैं। ठीक अगर है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेनी मोरस होता है, यहाँ पर सोफा कारपेट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी और क्लाइंट होता, जी सर। तो उनकी परमिशन नहीं थी जा रही। फिर जब मुझे अगर रेनी मोरस की देना होता तो पहले मैं रेनी मोरस की प्रॉपर्टी को खोलता, प्रॉपर्टी को खोलने के बाद सेटिंग्स में जाता, सेटिंग से जाकर जीमेल ऐड करता, फिर पॉसिबल था। अच्छा, ये आ गया हमारे पास प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट वाला। अब ज़रा यहाँ पर आते हैं, क्या करने जा रहा हूँ मैं, ये देखिएगा ज़रा, प्रोफेशनल इक्विपमेंट। इसमें कंपनी ने मेरा ख्याल है कोई चेंज की हुई है, तो देखते हैं अभी चेंज इस पर इफेक्टिव हुई है कि नहीं हुई है उनकी। कंट्रोल C, ये मैंने URL लिया, यहाँ पर URL पेस्ट किया और इस पर एंटर कर दिया। देखते हैं क्या मैसेज आता है। क्या मैसेज आया जी, URL इज ऑन गूगल। फॉर इंस्टेंस अगर आपको ये मैसेज नहीं आता, आपको मैसेज आता है URL इज नॉट ऑन गूगल, मतलब वेबसाइट लाइव है आपकी, वेबसाइट ऐसा नहीं है कि वेबसाइट चल नहीं रही। कोई भी बंदा www HTTPS के साथ या वेबसाइट का URL लिखेगा तो आपकी वेबसाइट आएगी, मगर आपकी वेबसाइट इंडेक्सिंग सर्वर पे नहीं पहुंची।
यानी आपकी वेबसाइट क्राउल सही तरीके से नहीं हो रही है और गूगल उसे इंडेक्स नहीं कर रहा। तो जब तक वो इंडेक्सिंग सर्वर पर नहीं जाएगी तो आप रैंकिंग में कैसे आएंगे, चाहे वो आपने 100वें नंबर पर भी आना हो, लेकिन उसके लिए भी आपको रैंक होना जरूरी है। तो इसका मतलब है कि गूगल आपको इंडेक्स नहीं कर रहा, योर वेबसाइट इज नॉट ऑन गूगल। इसका मतलब हुआ कि गूगल आपको इंडेक्स नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें वेबसाइट वेब डेवलपर का तो कोई रोल नहीं है, डेवलपमेंट का कोई सीन नहीं है। इसमें हमने ये देखना है कि डेवलपर ने कैसे काम किया हुआ है। ठीक है, मतलब उसने वही टेक्नोलॉजी यूज की होंगी, CSS, PHP, HTML, इन्हीं से वेबसाइट बनी होगी ना। तो ये टेक्नोलॉजीज तो ठीक है, लेकिन कैसे बनी है, क्या ये डुप्लीकेट वेबसाइट बन गई कि किसी का डाटा उठाया और लगा लिया हम लोगों ने? ये भी एक वजह है कि हम इंडेक्स नहीं हो रहे होंगे। क्या आपकी वेबसाइट की टेक्निकल एसईओ सही नहीं है, इस वजह से भी आप नहीं हो रहे होंगे। क्या आपका कंटेंट किसी का 100% डुप्लीकेट उठा लिया आपने, इस वजह से भी आप रैंक नहीं हो रहे होंगे। टेक्निकल एसईओ जब मैंने वर्ड बोल दिया तो इसका मतलब है कि इसने तो बहुत कुछ कवर कर लिया ना बीच में, कि जितने भी टेक्निकल इश्यूज हैं, टेक्निकल एसईओ वाले इश्यूज हैं, वो सारे आपकी वेबसाइट फेस कर रही है। तो जब तक आप उनको रिजॉल्व नहीं करेंगे उस वक्त तक आपकी वेबसाइट, और आएगा मैसेज भी आएगा, योर वेबसाइट URL इज नॉट ऑन गूगल, और आगे लिखा आएगा बट नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स। मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई एरर नहीं है, इसमें इंडेक्सिंग स्टैंडर्ड्स का इशू है कि जिन बेसिस पर उसने आपको रैंक करना है उनमें से कुछ रह गया, बस इससे ज्यादा उसने कुछ नहीं बताना। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हम देखते हैं हमने क्या करना है। उसके बाद हमने इधर आ जाना है। अब ये क्या कहता है, पेजेस इंडेक्सिंग, HTTPS है आपकी वेबसाइट, फाइन, पेजेस आ गए, ये मैसेज आ रहा है 3 नॉट इंडेक्स्ड, 3 नॉट इंडेक्स। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ, कहते हैं 2 इंडेक्स हो रहे हैं, 3 इंडेक्स नहीं हो रहे हैं। आपकी वेबसाइट बड़ी होगी, मे बी आ रहा हो कि 50 पेजेस नॉट इंडेक्स्ड, मे बी 1000 पेजेस नॉट इंडेक्स, बहुत ही बड़ी पेजेस, जैसे हम पिछली क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि सारी डाटा पड़ा हुआ है, लोग डाटा रिमूव ही नहीं कर रहे अपना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कहेगा 5000 पेजेस नॉट इंडेक्स्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वही बात वापस आ गई प्रीवियस क्लास वाली कि हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो पेजेस रेलिवेंट भी हैं हमसे कि नहीं है, ताकि हम पेजेस को निकाल दें, रिमूव कर दें उन्हें, कि वो इंडेक्सिंग में आए ना। ये लिंक पे क्लिक करते हैं जरा पहले, जो उसने कहा ना 3 पेजेस नॉट इंडेक्स्ड। जी, नीचे आए जरा। जी, क्या कहता है, alternate page with proper canonical 2 pages, no page not found। जी, ये पेज ही नहीं है, ये पेज ही नहीं है। एक छोटी सी मुख्तसर सी जल्दी से मैं साइंस बताऊंगा और आपको बताऊंगा किया क्या हुआ है जब हमने इसका काम किया था। और ये काम स्टूडेंट से करवाया था मैंने सारे का सारा। ये 22 में जो नेफटेक की क्लास यहाँ पर हुई थी, ठीक है, जो मैंने ली थी, उसमें मैंने एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स दी थी, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया भी था। ये एक स्टूडेंट का 100% सेल्फ टास्क है जो उसने किया हुआ है। यानी ये पूरी की पूरी जो मैं खोलता हूँ ना हर दफा वेबसाइट प्रोफेशनल किचन, ये 100% हमने स्टूडेंट से बनाई थी। मैंने उसको सिर्फ वेबसाइट की टेम्पलेट दी थी कि इसके ऊपर बनाओ, और इसको उसने 1-2 कीवर्ड्स पे आपने देखा रैंक भी हुई है। ठीक है, तो ये 100% एफर्ट जो थी ना वो स्टूडेंट की थी। किया क्या था, एक साइंस समझाई थी मैंने कि भाई वेबसाइट तो है DC किचन, अब वो बहुत सारी चीजें बेच रहे हैं, उनके नंबर ऑफ कीवर्ड्स हैं। सो हमने यूज किया सब डोमेन्स को। हमने क्या किया, हमने कहा भाई एक पेज के ऊपर, एक वेबसाइट के URL पर, होम पेज के ऊपर कितने की पेजेस हैं जो रैंक हो सकेंगे। सारे कीवर्ड्स तो रैंक नहीं होंगे, 100% कीवर्ड्स रैंक नहीं हो सकते एक पेज के ऊपर। तो हमने सब पेज की बजाय सब डोमेन बना ली, क्योंकि गूगल का एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, और वो क्या है, कीवर्ड इन URL। यानी कि वेबसाइट को रैंक करने का एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड कीवर्ड इन URL। एक और स्टैंडर्ड भी है कि योर रूट इज मेन रूट। अब ये दोनों चीजें बिल्कुल आपस में कंफ्लिक्ट कर रही हैं, क्योंकि जब हम सब डोमेन पर जाएंगे तो वो मेन रूट नहीं होगा, बट जो दूसरा स्टैंडर्ड है वो क्या कहता है कि कीवर्ड इन URL। सो हमने क्या किया, हमने ये मैंने टास्क दिया मुख्तलिफ स्टूडेंट्स को कि भाई इनके 5 कीवर्ड हैं, हर स्टूडेंट को वेबसाइट की टेम्पलेट दी और उन्होंने कहा कि भाई आपने एक एक कीवर्ड को इस पे रैंक करना है। अब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा जब एक एक कीवर्ड उस पर रैंक हो रहा होगा तो
हमारे एक से ज्यादा कीवर्ड्स रैंक हो जाएंगे और जल्दी रैंक हो जाएंगे अगर आपका कीवर्ड इन टाइटल हो और आपकी ऑन साइट एसईओ अच्छी हो, आपकी वेबसाइट में टेक्निकल इश्यूज ना हो, डिजाइन में मतलब वेबसाइट के डिजाइन में टेक्निकल इश्यूज ना हो और जो हो वो आपने रिजॉल्व कर लिए हो, तो एक कम से कम एक कीवर्ड के ऊपर आप लेस देन 30 डेज अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो अगर आपने 5 सब डोमेन्स बना ली, 5 सब डोमेन्स बना ली, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने 5 कीवर्ड्स को रैंक कर लिया, जबकि आपका जो होम पेज है वो ऑलरेडी रैंक हो रहा है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे मैं देता हूं कि भाई इधर से लेकर एमओ कॉलेज तक पीक सॉल्यूशन की एक ब्रांच है और इनके कंपटीटर्स भी बैठे हुए हैं। फिर हम ये कहते हैं कि इधर से लेकर एमओ कॉलेज तक पीक सॉल्यूशन का एक मेन हेड ऑफिस है, मगर छोटे छोटे 4 दफ्तर भी बने हुए हैं और कंपटीटर्स भी बैठे हुए हैं। अब दोनों सिनेरियोज में अच्छे रिजल्ट्स की सूरत में आ रहे होंगे, जगह जगह दफ्तर बने हुए हैं भाई। एक बंदा एबीसी कॉलेज में जाएगा तो भाई निकलेगा तो पीक सॉल्यूशन का दफ्तर आ जाएगा, ठीक है। फिर तीसरे कॉलेज में जाएगा, फिर भाई निकलेगा तो पीक सॉल्यूशन का दफ्तर नजर आ जाएगा, तो कोई ना कोई उसे कन्विंस कर सकता है। अदरवाइज क्या हो रहा है कि वो जब उधर से निकला तो 4-5 कॉलेज सारे के सारे जो थे वो पीक सॉल्यूशन नहीं थे, तो मे बी उधर ही वो ट्रैप हो गया और उसका एडमिशन हो गया। सो पीक सॉल्यूशन के पास तो ऑडियंस नहीं आई। तो हमने कहा कि भाई हम ऑडियंस को ट्रैप कर रहे हैं अपनी वेबसाइट से भी, अपने कीवर्ड्स के थ्रू भी, और हम सब डोमेन में भी। अब क्या हो रहा है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपके नंबर ऑफ कीवर्ड्स पर नंबर ऑफ कंपटीटर्स, क्योंकि आपके जो कंपटीटर्स हैं सारे एक ही कीवर्ड पे तो रैंक नहीं कर रहे होंगे, कोई एक पे कर रहा होगा, कोई दूसरे पे कर रहा होगा, कोई तीसरे पे कर रहा होगा। तो हुआ क्या, अब आपने अपने कंपटीटर्स के साथ सामने अपने नंबर ऑफ कीवर्ड्स पे रैंक करना शुरू हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी विजिबिलिटी नंबर ऑफ कीवर्ड्स पर ज्यादा हो गई। अगर आप वेबसाइट का मेन रूट सिर्फ यूज कर रहे होते तो शायद ऐसा ना होता। सो इट इज द यूज ऑफ सब डोमेन्स। बट ये सब डोमेन्स को यूज करने की साइंस जरूर याद रखनी है। वो क्या है, सब डोमेन ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्स एकेडमी की वेबसाइट है और उसमें मैं मतलब मेरी सब डोमेन बन जाए प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट डॉट स्टार्स एकेडमी लाहौर। अब दोनों की नीश चेंज हो गई ना, ये गलत है। आपको अपनी डोमेन में ही सब डोमेन्स बनानी है, फिर रेलिवेंसी होगी। अगर आप अपनी डोमेन में अगर स्टार्स एकेडमी में जाओगे तो उनकी कीवर्ड्स को डील करेंगे। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी सब डोमेन ले लेंगे, डोमेन आप ही की होनी चाहिए। सो हमने किया क्या, हमने सब डोमेन पे कीवर्ड रैंक किया प्रोफेशनल किचन, और उनका जो बाकी का सारा पेज था उसको हमने क्या किया, मैं क्या उनके सारे पेज को अबाउट, देखेंगे यूआरएल में छोटा सा लिखा हुआ आ रहा है dckitchen.org, आ रहा है कि नहीं आ रहा, कहां देख रहा हूं मैं भला, यहां पे। जबकि हमने जो वेबसाइट खोली हुई है वो कौन सी खोली हुई है, हमने खोली है प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org। अब ट्रैफिक कहां पे जा रही है, इस अबाउट अस से। ये वही सिनेरियो है जो मैंने अभी आपको एग्जांपल में दिया कि जो छोटे छोटे दफ्तर थे हमारे, अब ट्रैफिक कहां पर आ रही है, हेड ऑफिस में आ रही है। यानी कि उधर से उन्होंने एडमिशन किया और उन्होंने कहा जनाब जाकर अपना क्लास टाइम हेड ऑफिस से पूछ लें, और किस रूम में क्लास होगी हेड ऑफिस से पूछ लें। अब हमने रैंक तो कर लिया होम पेज को, उसके बाद जब कोई बंदा अबाउट अस पर आ रहा है तो हेड ऑफिस में आ रहा है, जब वो कॉन्टैक्ट अस में आ रहा है तो हेड ऑफिस में आ रहा है। जी जी, चेंज हुआ कि नहीं हुआ यूआरएल, ऊपर से देखें dckitchen.org, ये उनका पेज चेंज हो चुका हुआ है, इस पे नाम का कोई पेज नहीं है उनका, ठीक है। जब उसने स्टूडेंट ने बनाया होगा उस वक्त था, उस वक्त ये कोडिंग पर थे, अब ये वर्डप्रेस पे शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। ये इनका अबाउट अस है, अगर मैं फॉर एग्जांपल इस पर जाऊं तो इनका यूआरएल चेंज हो, चेंज, तो इस वजह से मैं क्या इनका यूआरएल चूंकि चेंज हो गया, तो ये अब इनको नहीं पता लग रहा कि इन अब नॉन टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं ना, अब इनको पता नहीं लग रहा कि इनकी वेबसाइट 404 एरर जनरेट कर रही है। और 404 एरर पढ़ा है हमने कि नहीं पढ़ा, अभी पढ़ा नहीं, अभी आज उसको भी पढ़ते हैं। 404 एरर बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे आप सब लोग मुझे मिलना चाहते हैं, ठीक है, और मुझे कहते हैं सर अपनी लोकेशन भेजें, मैं भी आपको बहुत प्यार से इनवाइट करता हूँ, ठीक है, और फिर आपको जंगलात का एड्रेस दे देता हूँ, तो फिर उधर जाके आपका क्या हाल होगा, गुस्सा आएगा ना आपको बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ये वेबसाइट को भी हमने ऐसे ही किया है कि 404 यानी इसे कुछ नहीं मिला। अब ये प्लेटफॉर्म किसका है, गूगल का है, रेपुटेशन किसकी खराब हो रही है, गूगल की,
ठीक है, गूगल के साथ इस वेबसाइट की, तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक को कम कर देगा। यानी ये टेक्निकल एसईओ का इशू है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, ये तो खुद देखना पड़ेगा ना भाई। अब एक वेबसाइट है उसमें 10 पेज हैं, एक वेबसाइट है उसमें 5 पेज हैं, एक वेबसाइट है उसमें 5000 पेज हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं, खासतौर पर जो वर्डप्रेस की वेबसाइट बना रहा होता है बंदा, वो तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है नंबर ऑफ पेजेस उसके बढ़ते जाते हैं। तो जब तक उसकी मैनेजमेंट नहीं कर रहा होगा तो इस तरह के एरर्स तो बहुत सारे जनरेट हो रहे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अभी हम अगली सीन में देखते हैं कि ये कैसे हमने ट्रैप करना है। ठीक है, तो अब हमें ये पता लग गया। ठीक है, कुछ लिखने लगा हूं मैं यहाँ पे। जी ये एक टेक्स्ट ये मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, इसको नोट कर लें। पता लग गया क्या ये। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर चेक बॉक्सेस बने होते हैं, उस पर चेक बॉक्स आ रहा होगा नो इंडेक्स का। जिस पेज को आप इंडेक्स नहीं करना चाहते, अगर आपके पास ऐसे पेजेस बहुत सारे आ गए हैं, तो आपने जस्ट उस चेक बॉक्स को क्लिक कर देना। जब आपने कोई एसईओ का कोई सा भी प्लगइन यूज किया होगा, आप किसी भी पेज को खोलोगे उसके ऊपर ऑप्शंस आ रही होंगी, एक ऑप्शन पे लिखा होगा नो इंडेक्स। भाई अब आपको पता लग गया ना कि आपके 50 पेजेस जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं और गूगल उन्हें ब्लॉक कर रहा है। तो आपने उसे खुद ही ब्लॉक कर दिया कि भाई मेरे इस पेज को इंडेक्स ना करो। अगर तो आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं, और अगर आप जैसे हम पढ़ रहे हैं कोडिंग वगैरह पढ़ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, उस पेज के हेड में जाकर ये टैग ऐड कर देना है। जिस पेज को आप इंडेक्स, फॉर इंस्टेंस जैसे हमने कहा था फॉर द टाइम बीइंग, फॉर इंस्टेंस मैं अबाउट अस के पेज को इंडेक्स नहीं करना चाहता फॉर द टाइम बीइंग, सो मैं उसके हेड पोर्शन में जाऊंगा, मेटा नेम रोबोट कंटेंट इक्वल्स टू नो इंडेक्स। इसका क्या मतलब हुआ, जब तक ये टैग पड़ा रहेगा गूगल इसको इंडेक्स नहीं करेगा। लेकिन वो साइंस याद रखनी है कि अगर किसी दूसरे पेज से लिंक मिल रहा है तो इंडेक्स फिर हो जाएगा। ये प्रीवियस क्लास में जब हमने पढ़ा था, उसको हमें अपने सामने याद से रखना है। लेकिन ये इसका टैग था, आपने देख लिया मेटा, जैसे हमने पढ़ा था नेम इक्वल्स टू डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यहाँ पर है नेम इक्वल्स टू रोबोट्स और कंटेंट इक्वल्स टू नो इंडेक्स। बस ये ऐड कर देंगे तो वो उसको इंडेक्स नहीं करेगा। चलें ये भी हमें पता लग गया, और जरा जल्दी से बाकी की चीज़ों भी देख ले बस, तो आगे चले। आपके जो लिंक्स वगैरह होंगे वो भी इसमें ऐड हो जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपकी वेबसाइट HTTPS है कि नहीं है, क्या लिखा हुआ है जी, नॉन HTTPS, SEO के अगेंस्ट फैक्टर है ये वाला भी। क्या आपकी वेबसाइट नॉन HTTPS है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब आपको SEO की कोई काम, आपका कोई टेक्निकल काम नहीं है। मेरी टेक्निकल काम क्या होगा, यहां पर मेरा टेक्निकल काम क्या होगा, जस्ट कंसल्टेंसी, कि भाई आपकी वेबसाइट नॉन HTTP है, सो आपने SSL क्यों नहीं परचेज की, SSL परचेज कर लें। तो वो साल के लिए SSL परचेज करेंगे, जैसे ही SSL अप्लाई होगा आपकी वेबसाइट HTTP से HTTPS हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी कोई भी एफर्ट नहीं हुई है, SEO एक्सपर्ट की सिर्फ कंसल्टेंसी काम आई है, और जब आपकी वेबसाइट HTTPS हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ, SEO का एक और स्कोर उसने अचीव कर लिया। इवन अगर आप गूगल एड्स रन कर रहे हैं और आपकी वेबसाइट नॉन HTTP है, सो गूगल एड रन नहीं करेगा, रोकेगा आपके ऐड को चलने से। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एड्स रन कर रहे हैं तो आपकी वेबसाइट को फिर भी HTTPS होना जरूरी है। वायरस भी यहीं से जी चेक हो जाएगा। ठीक है, साइट मैप अपलोड किया था, यहां आकर सबमिट करना है। वहां पर आपको इसे अपलोड किया था, यहां पे आकर आपको इसे सबमिट करना है। आपने 6 माह पहले वेबसाइट में कुछ चेंजेस की थी और अब आपने उसमें कुछ अपडेट्स किए हैं, मींस आपकी वेबसाइट का कुछ स्ट्रक्चर भी बदल गया। इसका मतलब क्या हुआ कि नया साइट मैप बनाया और नए साइट मैप को आपने फिर अपलोड भी कर दिया हुआ है, बट गूगल को भी तो बताना है कि मैंने अपलोड कर दिया है। तो अपलोड करने के बाद इस जगह पर आप आओगे
और यहां पे आकर लिखोगे साइट मैप डॉट एक्सएमएल, कोई फाइल शाइल नहीं बतानी, सिर्फ मैंने कहा भाई मैंने अपलोड कर दिया, वो सी पैनल में प्रोवाइड कर चुका हूं आपको, सो आपको यहां पर आना है और यहां पे आकर आपको इसे सबमिट कर देना है जी। हो गया सबमिट, क्लियर हो गया जी। डिस्कवर्ड पेजेस क्या कह रहा है, 4, कहता है भाई मुझे 4 पेजेस मिल गए। तो इन चीजों पे हम लोगों ने अपना, ये कोर वेब वाइटल्स आ रहा है, आखिरी क्लास में पढ़ेंगे ये वाला स्टैंडर्ड, इसका एसईओ का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। लेकिन अगर जब आप पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, अगर हम कोर वेब वाइटल्स इश्यूज होंगे, कोर वेब वाइटल्स का क्या मतलब है कि मेन इश्यूज हैं आपकी वेबसाइट के अंदर, मेन टेक्निकल इश्यूज को ये वाला सेक्शन हाईलाइट करता है। अगर आपकी वेबसाइट में इश्यूज होंगे तो यहां पर नजर आ रहे होंगे कि कहां कहां पर इश्यूज हैं। कोर वेब वाइटल्स का टेक्निकल एसईओ का आखिरी लेक्चर होगा जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो हम डिटेल से देखेंगे कि कोर वेब वाइटल्स में क्या क्या आता है। यहां पर रिजल्ट्स आएंगे, पढ़ेंगे हम वहां पर होते क्या हैं, और उसमें 100% एसईओ वाले बंदे का काम नहीं है। एसईओ वाला बंदा वेब डेवलपर को रिकमेंडेशंस देगा कि भाई आपकी साइट में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, इनको रिजॉल्व करें। अब आ जाते हैं आगे वापस। अभी मैंने एक चीज इस्तेमाल की, टर्म इस्तेमाल की थी एसएसएल। एसएसएल आपको उसी तरह खरीदनी है जिस तरह आपने होस्टिंग खरीदी थी। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास कारपोरेट प्लान्स हो होस्टिंग के, तो कंपनीज उसमें हमें एसएसएल फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। लेकिन अगर आपके कारपोरेट प्लान्स नहीं हो, कोई 8-10 हज़ार रुपए वाली आपने होस्टिंग परचेज की हुई है, तो फिर वो कहते हैं कि इसमें तो फ्री नहीं मिलेगा आपको, तो ये तकरीबन 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 पर ईयर के ऊपर आपको एसएसएल भी परचेज करनी पड़ती है। व्हाट इज एसएसएल, है क्या चीज, नॉन एचटीटीपीएस वेबसाइट और एचटीटीपीएस वेबसाइट। जो एचटीटीपीएस वेबसाइट है वो सिक्योर है, जो नॉन एचटीटीपी है वो सिक्योर नहीं है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल टीसीएस की है कि आप जब कोई चीज ऑर्डर करते हो तो वो फुल पैकिंग में आता है ना, समटाइम हमें इसे खोलने में बड़ी दुश्वारी होती है, इतनी ज्यादा सीलियां उसको लगी होती है। लेकिन अगर वही वाली चीज आप ऑर्डर करो और इस तरह आ जाए आपके पास, जैसे मेरे हाथ में माउस पकड़ा हुआ है, इवन इसकी लाइटें भी जल रही हैं, हाँ, और आपने उसके लिए फुल पेमेंट भी की हो, तो आप उस पर रिलाई तो नहीं करेंगे कि यार इसने मुझे नई चीज दे दी है, आप कहोगे फौरन मुझे पुरानी चीज मिल गई। आप ये समझ लें कि जो नॉन एसएसएल वेबसाइट्स हैं, जब वो ऑनलाइन ट्रैवल कर रही होती हैं सर्वर से क्लाइंट्स तक, तो वो सिक्योर नहीं होती, नॉन सिक्योर होती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, हैकर बैठे हुए हैं और आपकी वेबसाइट को हैक, याद रखिएगा हैकर और वायरस ये अलग-अलग करते हैं ना हमने चीजों को। हैकर का मतलब ये है, हैकर का मतलब ये कोई बंदा आपकी वेबसाइट को चोरी करने के दर पे है। वायरस का मतलब ये है कि आपकी वेबसाइट में इन्फेक्शन आ रही है कोई। जब आपकी विंडो इन्फेक्ट होती है, स्टार्ट में हल्के हल्के सिम्टम्स होते हैं, बीमारी बढ़ती जाती है, तो फिर एक टाइम आता है कि आपको पॉपअप्स खुलने नजर आने शुरू हो जाते हैं और सम टाइम आपकी लैपटॉप खुद ब खुद ऑन ऑफ होना शुरू हो जाता है। अब आपके कंट्रोल में कुछ नहीं रहा। सो नॉट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन इज वायरस, इन्फेक्शन वायरस है, सिक्योरिटी जो है वो एसएसएल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब इसका मतलब ये नहीं समझना हमने कि एसएसएल परचेज कर लिया तो वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वायरसेस। वायरस से नहीं आप प्रोटेक्ट हुए अभी भी, वायरस के लिए आपको एंटीवायरस ही चाहिए स्टिल। अभी तो आप सिर्फ हैकर से प्रोटेक्ट हुए। तो अब अगर मेरी वेबसाइट एसएसएल नहीं होगी तो गूगल क्या करेगा, गूगल लोगों को तो नॉन सिक्योर नहीं करेगा ना, तो गूगल मेरा डाटा तो किसी को भी नहीं दिखाएगा, वो कहेगा भाई ये वेबसाइट ही सिक्योर नहीं है, किसी और का मोबाइल डैमेज ना हो जाए, ये ना हो कि किसी का मोबाइल कंप्रोमाइज हो सकता है, किसी का लैपटॉप कंप्रोमाइज हो सकता है, किसी की कंप्यूटर डिवाइस कंप्रोमाइज हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी वेबसाइट्स भी सिक्योरिटी रिस्क ही होंगी। इसलिए हमने जब होस्टिंग खरीदी तो हमने साथ में ही होस्टिंग भी एसएसएल भी परचेज कर ली। अच्छा, अब तीसरी चीज जो भी हमने डिस्कस किया वो क्या है, 404 404 स्लाइड खोलते हैं एक। अच्छा, यहां पर आपको नजर आ ही जाएगा 404 404 आगे जी।
अभी 404 की एग्जांपल तो आपने अभी देख ही लिया है, डीसी किचन के ऊपर जो अबाउट अस वाला पेज था, दैट इज द एग्जांपल ऑफ 404। यानी एक पेज बना ही नहीं हुआ। अब पता कैसे लगेगा भाई? किसी की वेबसाइट छोटी होगी, बड़ा आसान टास्क है, लेकिन अगर किसी की वेबसाइट बड़ी हुई, जैसे सेल्स वाली वेबसाइट होती है, वो तो बड़ी होती है, उन पे नंबर ऑफ पेजेस बहुत सारे होते हैं। वो मैं जब रैनी मोरस चला रहा था तो मैंने देखा था कि 15-20 हजार पेजेस थे उनकी साइट के ऊपर। नहीं यूज कर रहे थे वो, पर पढ़े तो हुए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इन सबको चेक करना पड़ेगा। तो ये टेस्ट तो बहुत बड़ा है, ये वाला टेस्ट तो काफी बड़ा टेस्ट है। तो भाई इस टेस्ट को कैसे रिजॉल्व करना है हम लोगों ने, इसके लिए हमें ऑनलाइन टूल्स की जरूरत पड़ेगी, फ्री टूल्स। ये जितनी इस स्लाइड में चीजें पड़ी हुई हैं, ब्रोकन लिंक चेकर, एएचएफ का अपना चेकर है, डेड लिंक चेकर, ये सब फ्री हैं। फ्री में ही ये सब चेक हो सकता है। आपने क्या करना है भाई? यहां पर जाना है, मैं इसको खोल लेता हूं, चले आगे। ब्रोकन लिंक चेकर कहता है भाई यहां पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल दो। अच्छा यहां पे तो मेटा ही आ गया बस। हाँ, कैसे दो? ahref.com, ये लिख दिया जी मैंने, deckitchen.org। ये सबको चेक कर सकते हैं। और जरूर अच्छी बात यह है कि जब आप चेक करो तो एक सोर्स से ना करो, ज्यादा सोर्स से चेक करके रिजल्ट्स निकालो। जी, ब्रोकन लिंक्स टू योर साइट, ब्रोकन लिंक्स ऑन योर साइट। आपकी साइट के ऊपर ब्रोकन लिंक्स कितने हैं? ब्रोकन लिंक्स टू योर साइट, जो दूसरी साइट्स हैं उधर कितने ब्रोकन लिंक्स हैं? आगे जी, अभी देखा है ये वाला, तो वही वाला है मैं क्या, जो भी आपको मैंने दिखाया। अब यहां से हमें एक चीज और समझ में आती है टेक्निकल पॉइंट से। जो चीज हमारी अपनी वेबसाइट पर होगी उसे रिजॉल्व करना तो आसान है, मतलब अपनी चीजों को तो ठीक कर सकते हैं ना भाई। ये कॉलेज की कुर्सी खराब हो गई, आप रिपेयर कर सकते हैं। ये नहीं कि आप नहीं कर सकते, वैसे कॉलेज वाले कर सकते हैं ना। आप अपने घर की कुर्सी को रिपेयर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लिंक्स दूसरों की वेबसाइट पे डिस्टर्ब होंगे, और वो आपने अपनी वेबसाइट की रेटिंग को इंप्रूव करने के लिए बनाए थे, मगर उनकी वेबसाइट्स बैठ गई, उनकी वेबसाइट सस्पिशियस हो गई। सस्पिशियस होना बहुत डेंजरस है, क्योंकि आपने तो एसएसएल लगाई थी ना, लेकिन दूसरे ने नहीं थी लगाई जहां पर आपने लिंक लगाया था। अब क्या करेंगे आप? वो तो कारोबार ही छोड़कर चला गया, मतलब उसने कहा ये काम नहीं चल रहा भाई, ये लिंक बिल्डिंग वाला छोड़ो, इसको कुछ और करते हैं। उसने अपनी एक वेबसाइट छोड़ी, दूसरी बना ली में भी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने लिंक्स भी लिए हुए हैं दूसरी जगह से, ये रिलायबल ट्रस्टेड होने चाहिए। अगर ये रिलायबल और ट्रस्टेड नहीं होंगे, तो अगर ये खराब होंगे तो ये हमारी वेबसाइट को डैमेज भी करेंगे, और हम इनका कुछ नहीं कर सकेंगे। मतलब हम इनका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारी वेबसाइट है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी एसईओ और ये टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। एसएसएल टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है, कैनोनिकल टेक्निकल एसईओ का फैक्टर है। सो अब हम इस चीज को भी चेक करने लगे हैं कि भाई हमारी वेबसाइट पर आने वाले लिंक्स और जाने वाले लिंक्स बैड तो नहीं है। ठीक है, यहां पर अभी मैंने जेमिनी खोला था, खोला था ना? अच्छा, खोला था। बस ये पहले वाली लाइन पढ़ लो, बाकी घर जाके पढ़िएगा। पहले पे लिखा हुआ है 404, कंटेंट कैन नॉट बी फाउंड माइट बी टेम्पररी। 410 का क्या मतलब है? कंटेंट इज परमानेंटली एंड इंटेंशनली रिमूव्ड। अब 404 की भी दो आगे से किस्में आ गई।
एक आ गया 404 और एक हो गया 410। एक तो है कि था नहीं मिला उसको, एक ये है कि आपने खुद से रिमूव कर दिया उसको जानबूझ के। तो अब यहां पर एरर निकल रहा होगा 410। दोनों ही में एसईओ में बहुत इफेक्टिव हैं। इन दोनों एरर्स को हमें कंट्रोल करना है। एक और वर्ड भी होता है, उसको हम बोलते हैं सॉफ्ट 404 एरर। सॉफ्ट, टेम्परेरी को सर सॉफ्ट बोलेंगे। आपको दिखाता हूं, पढ़िएगा। ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने करता हूँ ना, ये चैटबॉट्स के, ये एक्चुअली आपको आदत डालने के लिए करता हूँ कि आप कहीं भी तो आपने करना क्या है, आगे से पूछना कैसे है। ये ना हो कि एक दफा पढ़ लिया, कोर्स चेंजेस आ गई, फिर कैसे पता लगेगा आगे क्या चल रहा है। जी पढ़े जरा इसको, फिर मुझे बताएं। स्टैंडर्ड 404 तो छोड़ देना, वो तो समझ में आ गया। सॉफ्ट 404 क्या कह रहा है? कहता है सर्वर इसको कहेगा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल देयर इज अ 404। जी क्या कहता है? तो कंटेंट इज मिसिंग। अब क्या कर रहा है, गूगल इसको देख रहा है, ये कैसे पता लग गया उसको कंटेंट नहीं है इसके ऊपर। थिन आर प्योरली एन एरर मैसेज। यहां तो आपका पेज एरर मैसेज निकालता है, यहां आपका जो कंटेंट है वो ठीक नहीं है। आप अक्सर वर्डप्रेस में खास तौर पर भाई वेबसाइट की टेम्पलेट यूज करते हैं, डमी टेक्स्ट आ जाता है बीच में। अब जिस बंदे ने उसको पहले ही दिन लाइव कर दिया, तो वो कौन सा एरर निकाल रहा है? वो एरर नहीं निकाल रहा, बट स्टिल वो एरर प्रोड्यूस कर रहा है सॉफ्ट 404 का, कि उसका कंटेंट ठीक नहीं है। यानी गूगल इस चीज को भी देख रहा है कि कंटेंट अंडरस्टैंडेबल भी तो हो ना। कंटेंट ही यानी मिसाल के तौर पर 2 सेंटेंसेस हैं और उन 2 सेंटेंसेस के नंबर ऑफ पैराग्राफ्स बनाकर पेज के ऊपर रिपीट कर लिए, जस्ट के भाई वेबसाइट आ गई, ठीक है। अब हम आहिस्ता 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 इस पे काम करते रहेंगे। सो दिस टाइप ऑफ एरर इज कॉल्ड सॉफ्ट 404 एरर। मैं क्या, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट 404 एरर। और 404 एरर का तो मतलब है एरर आ गया। ये सॉफ्ट 40 लिखा हुआ नहीं आएगा, ये गूगल इंटरनली चेक कर रहा होगा, ये लिखा हुआ नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको दिखाया। ये कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं आता कि आपके पेज के ऊपर सॉफ्ट 404 है। ये सिर्फ ये होगा कि 404 बन रहा है, हमें नहीं लग रहा कि 404 बन रहा है, लेकिन इन रीजंस की वजह से 404 का एरर जनरेट हो रहा है। सर हम चेक कैसे कर सकते हैं कि सॉफ्ट 404 बन रहा है? खुद से देखना है, टेक्निकल पॉइंट से देखना है, इन चीजों को चेक करना है। मैं क्या, इन चीजों को चेक करना है। वेबसाइट को मैनुअल बिल्कुल, देखेंगे। हाँ मैनुअल देखेंगे। चलें जी, आ जाएं अब जरा। यानी आपको लग रहा हो क्या भाई वेबसाइट तो बिल्कुल ठीक चल रही है, ठीक है, बट उसमें ये कब आएगा? जब कंटेंट ठीक नहीं होगा। कंटेंट ठीक ना होने का मतलब ये भी नहीं है कि भाई बहुत हाई फाई कंटेंट, मतलब रफ सा कंटेंट डाला हुआ है आपने, सिर्फ कंटेंट फॉर्मेलिटी फिल करने के लिए ऐड किया हुआ है, जिसका उस वेबसाइट से कोई कंटेंट मिलता नहीं है, कुछ बनता नहीं है, कांटेक्ट नहीं बनता आपस में चीजों का, तो उसको वो समझ रहा होगा। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि डमी कंटेंट ऐड करके ज्यादा देर तक वेबसाइट को लाइव करेंगे तो ये वाला एरर जनरेट होगा, ठीक है। चलो अब आ जाते हैं आगे। लेकिन हमने 2 चीजें और देख ली हैं। सर लाइव करने से पहले खुद सारा चेक करना पड़ेगा कि वो उसके लिए भी कोई है, जैसे आपने ना करे लाइव, आप उसको वो कर देना, नो इंडेक्स कर दें बस। मैं क्या, नो इंडेक्स कर दें, उस वेबसाइट को लाइव ही नहीं करें, ना उसकी रिपोर्ट फाइल बनाएं अभी, और उसके अंदर वैसे ही मेटा लगा दें पेज के अंदर। जी जी नो इंडेक्स का मेटा लगा है ना अभी, मैं क्या नो इंडेक्स का मेटा लगा, वो लगा दें कि इसको रैंक ही नहीं करो, और उसको मेन रूट पे ना रखें, उसको रूट के अंदर एक फोल्डर डाल के रख लें, तो वो ऑटोमेटिक गूगल का क्राउलर तो मेन साइट पर ही आएगा ना, उसके अंदर जाकर नहीं देखेगा क्या पड़ा हुआ है। यानी मैंने क्या किया हुआ है, xyz.com/a/b/c, वहां पर मेरी टेस्ट वेबसाइट पड़ी हुई है सी के अंदर, और साथ में मैंने उसका हेड में जाके ये भी टाइप कर दिया कि इसको इंडेक्स भी नहीं करना, ब्लॉक भी कर दिया होगा। तो जब हमने उसको वैसे ही नो इंडेक्स कर लिया तो गूगल तो नहीं ना देगा, फिर तो 404 कोई एरर जनरेट नहीं होगा, क्योंकि गूगल इंडेक्स करेगा तो एरर जनरेट होंगे। जब हम उसे मना कर रहे हैं कि ना करो तो फिर तो नहीं एरर जनरेट होंगे। जी सर। अच्छा जी, अब एक छोटी सी वो देखते हैं चेकलिस्ट, जो हम कर चुके हैं उन चीजों को देखने लगे।
जी ऑन साइट को देखने बताने लगो मैं, देखते जाएं जरा। नंबर 1, पहले नंबर पर क्या बता रहा है जी वो देखें, क्रिएट यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स, ये भी हमने बात की। अब देखें दो चीजें हैं, एक में क्या है कि कीवर्ड, एज ए एसईओ एक्सपर्ट तो मैं कहूंगा कि पीक सॉल्यूशन वालों को अपना यूआरएल क्या रखना चाहिए, नहीं मैं कहूंगा भाई बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन लाहौर रख लें। तो पीक सॉल्यूशन वाले तो नहीं रखेंगे ना, ये यूआरएल तो नहीं रखेंगे, अपनी कंपनी का नाम ही रखेंगे। सो गूगल कह रहा है कि आपका नाम भी छोटा होना चाहिए। बट ये जो साइंस हमने अभी कहा कि मैं कहूंगा कि रख लो, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? या तो हम एडिशनल डोमेन्स परचेज कर सकते हैं ज्यादा अथॉरिटी के लिए, यानी हम जाएं डोमेन परचेज करने के लिए और उस डोमेन का नाम हो डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर.com, उसके ऊपर हम होम पेज डिजाइन करें और ट्रैफिक को डाइवर्ट करें पीक सॉल्यूशन के ऊपर, या हम सब डोमेन्स बनाएं और वहां पर कीवर्ड बेस्ड यूआरएल रखें और ट्रैफिक को डाइवर्ट करें होम पेज के ऊपर। और हमारा होम पेज लेंथी नहीं होना चाहिए, गूगल कहता है कि आपका होम पेज ज्यादा लंबा होम पेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो नंबर 1 क्या उसने कहा जी, यूजर फ्रेंडली यूआरएल्स। और नीचे आ जाए, टाइटल टैग पता है आपको, पता है ना, हमने कर लिया इसको। और नीचे आते जाएं, आप समझ लो कि एक तरह से ना चेकलिस्ट को देख रहे हो आप, नीचे आते जाएं जरा। मेटा की बात हो गई, हेडिंग्स ये भी हमने सारा पढ़ लिया कि आपकी जो वेबसाइट की हेडिंग्स हैं वो आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर डिफाइन करती हैं। तो आपने अपने कंटेंट को स्ट्रक्चरल फॉर्म में लिखना है कि जो आपका मेन पॉइंट होगा, की पॉइंट होगा, जैसे मैं कीवर्ड बोल रहा हूं उसे H1 में होना चाहिए। आपकी वेबसाइट के एक पेज के ऊपर सिर्फ एक ही H1 होना चाहिए। उसके बाद आप उसको डिफाइन कर दें और आगे से जब आप उसको सब डिफाइन कर रहे हो तो आप नीचे वाली हेडिंग्स को इस्तेमाल करें। H2 को ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं और बुलेट्स की शक्ल में अगर आपने कुछ बताना हो और हेडिंग की जरूरत पड़े तो H4 से लेकर H6 तक की हेडिंग्स को यूज करें। जैसे पॉइंट्स एक्सप्लेन किए जा रहे हैं, आवर कोर्सेज, और उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, फिर आ रहा है वेब डेवलपमेंट कोर्स, फिर आ रहा है शॉपिफाई। इनको बुलेट्स बनाने ना हमने, बट बुलेट किसको बनाए? हेडिंग यूज करके। 4 से 6 बीच में कोई सी भी हेडिंग पकड़ ले एक, लेकिन बदलेंगे तो नहीं ना। यानी कि अगर आपने कोर्सेज ही बता रहे हो तो हेडिंग नंबर 4 या 5 ही यूज करोगे बार बार रिपीटेडली। सब हेडिंग्स को, नेस्टेड हेडिंग्स को यूज कर सकते हो, नीचे वाली हेडिंग्स को यूज कर सकते हैं। H1 को सिर्फ आपने एक दफा इस्तेमाल करना है। ये स्ट्रक्चर आ गया, राइट। कीवर्ड्स मेरा ख्याल ये समझिए आपको। इंटरनल लिंक्स, इसकी भी बात की थी हमने कि भाई आप अपनी वेबसाइट को आइसोलेटेड ना रखें, बल्कि आपकी वेबसाइट आपके पूरे सब पेजेस में घूम रही हो। अबाउट अस के पेज से होम पे आया जा सके, होम से कोर्सेज पे जाया जा सके, कोर्सेज से गैलरी में जाया जा सके, गैलरी से अबाउट में आया जा सके, अबाउट से गैलरी में जाया जा सके। मतलब हर वेबसाइट एक दूसरे को लिंक कर रही है इंटरनल लिंक्स की शक्ल में, जो हमने पढ़ा था, जिसमें हमने कहा भी था कि 100 लिंक्स लगाओ। हाँ, लिंक्स रेलिवेंट होने चाहिए, अवॉइड सम फेक वर्ड्स लाइक क्लिक हियर। आपके मीनिंगफुल वर्ड्स लिंक्स में होने चाहिए जो कि एनीवेज आपके कीवर्ड को इंटीमेट कर रहे होंगे कि भाई ये हमारा कीवर्ड है। क्लिक हेयर इस तरह के वर्ड्स को इस्तेमाल, और इस तरह के और भी रिलेटेड वर्ड्स हो उन्हें भी इस्तेमाल नहीं करना आपने। अच्छा, अब ये क्या लिखा हुआ है जी, पहले ये पढ़ लें, एट्रीब्यूट पढ़ लें। Ahref पढ़ा था हम लोगों ने, पढ़ा था ना। सिर्फ इसके अंदर ये एक एट्रीब्यूट पढ़ लें REL का, जरा पढ़ लें इसको तो पता लग जाएगा आपको कि क्या है। पूरा एट्रीब्यूट पढ़े ना, क्या लिखा हुआ है? REL इक्वल्स टू नो फॉलो। भाई वर्डप्रेस में भी होंगे तो उसके भी कोडिंग वाले हिस्से में जाना पड़ेगा, तभी इतनी सारी चीजें समझ पाएंगे ना। REL इक्वल्स टू नो फॉलो, इसका क्या मतलब हुआ? एक लिंक होता है जिसे हम बोलते हैं डू फॉलो, एक लिंक होता है जिसे हम बोलते हैं नो फॉलो। पहला कंफ्यूजन ये क्लियर रखें कि दोनों ही लिंक होते हैं। पहली बात यह है कि नाम से ये कंफ्यूज नहीं होना कि शायद एक लिंक है और एक लिंक नहीं है, यानी एक पे क्लिक करेंगे तो पेज पे चले जाएंगे, एक पे क्लिक करेंगे तो पेज पे नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं है। दोनों ही क्लिकेबल हैं और दोनों ही ट्रैफिक एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। तो फिर इनमें फर्क क्या है? एक है डू फॉलो और एक है नो फॉलो।
अच्छा, नो फॉलो का मतलब क्या हुआ कि हम लिंक जूस नहीं ले रहे। अब मैंने एक और टर्म इस्तेमाल कर दी, लिंक जूस। ठीक है जी, ये तो जूस की बात शुरू हो गई, गर्मियों वाला काम शुरू हो गया। हाँ, सर्दियों में सूप होना चाहिए था, लिंक जूस क्यों है? चले जिस लिंक जूस को खोलें जरा पहले। लिंक जूस समझ लें क्या चीज है। व्हाट इज लिंक जूस? Link use is the term used in SEO world to refer the value passed from one page to another. मतलब क्या हुआ? लिंक जूस क्या चीज है? लिंक जूस का मतलब ये है कि एक वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है, एक वेबसाइट है जो अभी स्ट्रगल कर रहा है अपनी अथॉरिटी के लिए। तो जो स्ट्रगल कर रहा है अपनी अथॉरिटी के लिए, उसने अथॉरिटी वाली वेबसाइट से एक लिंक मांगा और उसने कहा भाई मुझे अपना लिंक जूस भी देना। अब लिंक जूस देने का मतलब क्या हुआ कि उसने अपनी अथॉरिटी भी शेयर की। इसको आसान अल्फाज में समझ लें कि भाई फेसबुक के ऊपर पोस्ट लगाई, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट लगाई, तो आपको लिंक जूस मिल गया। ठीक है, अलग से जूस नहीं लेना हमने किसी शक्ल में उससे। यानी कुछ वेबसाइट्स हैं जो लिंक जूस बाय डिफॉल्ट देती हैं। जो लिंक बिल्डिंग की साइट्स होंगी उनमें से कुछ साइट्स ऐसी होंगी जो आपको लिंक जूस नहीं दे रही होंगी और कुछ साइट्स होंगी जो लिंक जूस दे रही होंगी। लिंक जूस का मतलब क्या हुआ भाई, आपकी अथॉरिटी तो शुरू में जीरो थी, तो अब आपने अच्छी अच्छी वेबसाइट्स ली और उनसे लिंक जूस भी लिया, तो आहिस्ता आहिस्ता लिंक्स बढ़ने से आपकी अथॉरिटी भी ग्रो करनी शुरू हो गई। यही कंपनीज जो हैं ये काम करती हैं जो आपको लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज देती हैं। ठीक है, अच्छा अब मेरा ख्याल है लिंक जूस समझ में आ गया कि व्हाट इज लिंक जूस। लिंक जूस होता क्या है, नहीं समझ में आया? भाई सामने सात जूस की दुकान है, वहां से ग्लास। हाँ, लिंक जूस का मतलब ये है कि एक वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, यानी मैं पिज्जा हट में बैठ के पिज्जा खा रहा हूं, सामने बहुत बड़ी स्क्रीन लगी हुई है और पीक सोल्यूशन का इश्तिहार आ गया, लिंक जूस मिल गया। ये तो वैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, फिजिकल। ठीक है, हमने क्या किया, पिज्जा हट की वेबसाइट पे लिंक लगाया और पिज्जा हट से ये कहा कि भाई ये पीक सोल्यूशन का लिंक है हमारा, हमें इसका लिंक जूस भी चाहिए। सो आपने ये लिंक REN इक्वल्स टू डू फॉलो के साथ लगाना है। जब आप इसे डू फॉलो करोगे तो मुझे आपकी अथॉरिटी भी मिलेगी, उसकी अथॉरिटी कम नहीं होगी, उसकी अथॉरिटी बिल्कुल कम नहीं होगी, सिर्फ हमारी अथॉरिटी ऐड होगी। ऐसा नहीं होगा कि लिंक जूस दे 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 कर पता लगे कि हम लिंक जूसी हो गए हैं और वो जीरो हो गया, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा भाई। उसका लिंक जूस, उसकी अथॉरिटी, आज भाई फेसबुक पे जितनी मर्जी पोस्टें लगा लो, उसकी अथॉरिटी कम होगी? उसकी तो नहीं था, बल्कि उसकी अथॉरिटी तो बढ़ेगी लिंक जूस लिंक आने से। यानी कि नंबर ऑफ पीपल आ रहे हैं ना, अगर उसमें वो अलाउ कर देगा एक ही बंदा आएगा बस, फिर तो उसकी अथॉरिटी वैसे ही कम हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, लिंक जूस देने से अथॉरिटी कम नहीं होती। ठीक है, सर हाँ वो भाई। किसी वेबसाइट पे एक से ज़्यादा लिंक्स लगाते जाएंगे किसी के, तो फिर उसमें कोई मसला होगा सर? नहीं, कोई नहीं मसला होगा, लेकिन वो देगा नहीं आपको बहुत सारे लिंक्स। ठीक है, नहीं, हम अगर अपनी वेबसाइट पे किसी के लिंक लगाते हैं, किसी के लिंक्स लिंक्स लगाते लगाते हैं, हाँ। ऐसे ही इररेलेवेंट। नहीं मतलब कोई हमें कहता है कि कुछ 4-5 लिंक हम मुख्तलिफ नहीं, वेबसाइट से अपनी बिजनेस का वेबसाइट पे रिलेटेड होना लगाते बड़ा हैं। जरूरी है। जैसे पीक सोल्यूशन के वेबसाइट के ऊपर कोई भी बंदा कह दे, बाटा वाले कह दे हमारा लिंक लगा दो, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, पीक सोल्यूशन अपनी अथॉरिटी कम करेगा ना। ठीक है, उसकी बिजनेस ट्रस्ट कम होगा कि क्या हो रहा है भाई, पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पे क्या होने लगा हुआ। अलबत्ता एक वेबसाइट जो होगी, जो कैटेगरी टाइप की वेबसाइट्स होगी, उसके ऊपर ये काम होगा। यही लिंक बिल्डिंग की कंपनीज जो है सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। हाँ भाई, अब समझ में आया लिंक जूस क्या होता है? कभी भी नहीं आया? क्लियर हुआ आपको? हैं, कुछ कुछ हुआ है। कुछ कुछ हुआ है? सर लिंक्डइन में भी कुछ ऐसे ही कर रहे होते हैं, जब हम किसी को ऐड करते हैं तो उसके साथ एक लिंक बिल्ड होता है हमारा। हाँ, लिंक बिल्ड हो जाता है ना। लिंक बिल्ड ऐसे नहीं है कि म्यूचुअल लिंक नहीं होता कि उसने भी लगाया हमने भी लगाया, ऐसे नहीं है, वही लगा रहा है सिर्फ। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई लिंक्डइन का पेज बनाओ, जहां वहां पे जाकर एक पोस्ट लगाओ जो कि पोस्ट तस्वीर की शक्ल में हो और उसके कंटेंट में अपनी वेबसाइट का URL ऐड कर दो। जब उस पोस्ट को पब्लिश करोगे तो उस वेबसाइट पे लिंक किसका मिला, हमारी वेबसाइट का। तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या हमें लिंक जूस मिला कि नहीं मिला? लिंक जूस मिल गया ना, यानी उसने हमें अथॉरिटी अपनी शेयर कर दी ना। ठीक है, तो ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये तो लिंक जूस दे रहे होते हैं, लेकिन जो लिंक बिल्डिंग की वेबसाइट्स बनती हैं उनमें से कुछ लोग लिंक जूस इसलिए नहीं देते कि मुफ्त में नहीं देना भाई, पैसे लेके देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दो तरह के लिंक्स हो गए। एक लिंक हुआ डू फॉलो
जिसमें लिंक जूस मिलता है, एक लिंक हुआ नो फॉलो जिसमें लिंक नहीं मिलता। लिंक जूस यानी वो आपको नो फॉलो करेगा तो लिंक तो मिलेगा मगर अथॉरिटी नहीं मिलेगी, लिंक जूस नहीं मिलेगा। अगर वो आपको डू फॉलो करेगा तो आपको लिंक भी मिलेगा और अथॉरिटी भी मिलेगी। तो अभी तक की बात से तो आपको ये अंदाजा हुआ कि आप चाहेंगे कि आपको हमेशा डू फॉलो मिल रहे हो, जी सर। इस चीज से हटकर कि लिंक कहां पे मिल रहा है, ऐसे ही है ना। सो गूगल अब ये कहता है कि भाई इस तरह करेंगे तो मैं आपकी वेबसाइट को स्पैम समझूंगा। आप बेशक डू फॉलो का, आज की तारीख में गूगल कहता है आप बेशक डू फॉलो का लिंक लें, बेशक नो फॉलो का लिंक लें, रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपके कंटेंट से रिलेट कर रहा है तो अगर आपके पास बहुत सारे लिंक्स हैं, मतलब आपके पास 5000 लिंक्स हैं और उन 5000 लिंक्स में से 1500 डू फॉलो हैं, बाकी सारे के सारे नो फॉलो हैं, बट दे आर मोर रेलिवेंट, तो गूगल आपके वेट को बढ़ाएगा। पहले ऐसा नहीं होता था, अब गूगल कहता है, क्योंकि पहले तो लोगों ने बारिश करनी शुरू कर दी ना फिर लिंक्स की, कि भाई यहां पे क्लिक करो 50 लिंक्स मिलेंगे, यहां पे क्लिक करो 4000 लिंक्स मिलेंगे। इनमें से कुछ ऑटोमेटेड लिंक्स थे, वो और ज्यादा से गड़बड़ हो गई। लिंक हमेशा मैनुअल लेना चाहिए, जो मैनुअल एडिड लिंक हो, जिसका पूरा रिकॉर्ड हो कि भाई ये लिंक ऐड हुआ, इस जीमेल से ऐड हुआ, आपके पास पूरा रिकॉर्ड ट्रैप हो सकता हो, ये मैनुअल लिंक होता है। और वो जो ये कहते हैं कि भाई आप हमें 1000 रुपया दें हम आपको 5000 लिंक्स देंगे, ये ऑटोमेटेड लिंक्स हैं। इस तरह के लिंक्स नहीं लेने, आपके हर लिंक ट्रैपेबल होने चाहिए कि आप उनको बाद में देख भी सकते हो। और फिर जब हम लिंक्स लेंगे, ये आखिरी लेक्चर है हमारा, जब हम लिंक्स लेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि हम लिंक्स ले कहां पे रहे हैं, उसका अपना ट्रस्ट लेवल क्या है। मतलब हमारा ट्रस्ट लेवल 12 है, अगर उसका ट्रस्ट लेवल 17 होगा तो हम वहां से तो लिंक नहीं लेंगे ना। हम लिंक उससे लेंगे जिसका ट्रस्ट लेवल 50 होगा, 60 होगा, 70 होगा, 80 होगा, 90 होगा, फिर हम उसका लिंक लेंगे तो हमें फायदा होगा। तो अगर हम बुरा लिंक लेंगे तो हम उसी जगह पर ही खड़े रहेंगे। ठीक है, ये आखिरी लेक्चर है, बीच में आ गया। चलो जी, अब आ गया, ये भी पता लग गया मेरा ख्याल है आपको ये क्या होता है। हाँ, जी सर। और ये कैसे देना होता है ये भी पता लग गया। REL इक्वल्स टू डू फॉलो। जब मैंने आपको AHREF का टैग पढ़ाया था तो मैंने आपको REL बताया ही नहीं था, नहीं था ना बताया। इसका मतलब क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट क्या होता है, बाय डिफॉल्ट क्या होता है, या यहाँ पर भी हमने क्या लिखा है, नो फॉलो लिखा है ना। हर लिंक जो होता है वो डू फॉलो लिंक होगा। जब आप चाहेंगे कि ये डू फॉलो ना बने तो REL इक्वल्स टू नो फॉलो लिखेंगे। अगर आप नहीं लिखेंगे तो हर लिंक जो है वो डू फॉलो है। तो आपने किसी को ट्रैप करना हो, किसी वेबसाइट को ट्रैप करना हो कि इस पे जो लिंक्स हैं वो कौन से हैं, उसका सोर्स कोड खोलें तो आपको पता लग जाएगा। उनके ए टैग को ट्रैप करें, आपको पता लग जाएगा कि उसने डू फॉलो दिए हुए हैं या नो फॉलो दिए हुए हैं। चलो जी, ठीक हो गया, ये भी समझ में आ गई है साइंस। और नीचे आ जाए जी, आर्ट एट्रीब्यूट मेरा ख्याल है सबको पता है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन वाला लेक्चर बहुत डिटेल से देखा था, मुकम्मल। ये आर्ट ही नहीं, सारी की सारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन 120 से 140 कैरेक्टर तक होना चाहिए। सोशल शेयरिंग बटन्स ये भी ऐड होने चाहिए आपके पेज के ऊपर। सोशल शेयरिंग बटन्स, फेसबुक का बटन, इंस्टाग्राम का बटन, भाई ये भी एसईओ को बेहतर करते हैं। सर सोशल शेयरिंग बटन जो हम लगाते हैं, ये पेज में लगाने चाहिए या हेडर या फुटर में? नहीं, पेज में लगाएंगे तो एंकर के तौर पर लगाएंगे, जी सर। मैसेज में लगाएंगे, और वैसे हम हेडर या फुटर में लगाएंगे, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ आवर पेज कैसा है, कि लोग हेडर में आते हैं कि फुटर में आते हैं। हेडर या फुटर में लगाते हैं तो जितने भी पेज वो ओपन होंगे हमारी वेबसाइट पे, उन सब में ये लिंक काउंट होंगे या सिर्फ होम पेज पे काउंट होंगे? आमतौर पर तो जो भी वेबसाइट डिजाइन करके देगा सबका हेडर फुटर सेम होगा, जी सर। तो जब सेम होगा तो सभी पे आ रहे होंगे। सभी नहीं, मतलब काउंट सर सब पे होगा कि ये हमारा हर पेज पे लगा हुआ है सोशल मीडिया लिंक? हाँ हाँ बिल्कुल, आपने लगा दिया, इसका मुझे लग गया सब पे लग गया। हमने सिर्फ उसको फुटर में लगाया। आपने फुटर में, ठीक है। काउंट वो ये होगा कि हमारे हर पेज पे ये हाँ जी लिंक बिल्कुल लगा लगा हुआ हुआ है। हर पेज पे फुट फुटर सेम होगा ना, अगर आपका फुटर डिफरेंट होगा फिर नहीं ना। नहीं, फुटर तो सेम ही हाँ रहेगा। बस, फिर तो इसका मतलब है हर फुटर पे आ रहा है। जब वो हर फुटर पे आ रहा है तो इसका मतलब है कि काउंट भी हो रहा है। हर पेज। लेकिन ज्यादा अच्छी बात है कि मैसेज पढ़ते हुए हो और आपका सोशल मीडिया आपके पेज को रिलेट कर रहा हो। देखिए आपका फेसबुक वेबसाइट जो है, जितनी मर्जी आप अपडेट कर रहे हो, आपने एक दफा डेवलपर हायर किया होगा, जितना लॉन्ग टाइम में मर्जी उसको हायर किया हो, लेकिन एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगी उसकी हायरिंग, फिर तो आपकी वेबसाइट चल रही है ना वैसे ही। तो आपकी सोशल के मीडिया के ऊपर जो काम होने लगा हुआ है वो ज़्यादा फ्रेश हो रहा है। तो आप अपने सोशल मीडिया को इंगेज करें,
और वहां पर आपके यूआरएल्स आपकी वेबसाइट पे लेकर आ रहे हो। इसी तरह आपके वेबसाइट के पेज के ऊपर आपके कंटेंट के अंदर हाइपरलिंक्स हो जो सोशल मीडिया पे लेकर जा रहे हो और वहां से फ्रेश अपडेट्स दे रहे हो। जी, इसे छोड़ दें, इसका इससे ताल्लुक नहीं है, ये फेसबुक से रिलेटेड है। ये हमने एक ही गो में देखा कि आपने क्या ऑन साइट करना है। ये ऑन साइट की चीजें हमने सारी एक ही गो में देख ली। मैं चाह रहा था कि कुछ थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लें। एक चीज और पढ़े, मैं देख रहा हूं कौन सी चीज पढ़ें जो आपके ऊपर ओवरलोड ना हो। एक स्कीमा मैंने आपको पढ़ाना है मगर वो ओवरलोड होगा। चलिए एक चीज सिर्फ पढ़ लेते हैं, कोई नहीं, सिर्फ मुख्तलिफ से कॉन्सेप्ट। टेक्निकल एसईओ का ये एक सीन है, इसके बाद डिटेल से एक लेक्चर होगा जो मैं अभी कह रहा था ना, कोर वेब वाइटल, जिसमें डिस्कस हुई है। उससे पहले आपने अपना माइंड बना के रखना है कि भाई आपने एसईओ में क्या कर लिया। आपके ज़हन में एक चेकलिस्ट होनी चाहिए कि अभी तक आपने टेक्निकल एसईओ में क्या कर लिया, अभी तक आपने ऑन साइट एसईओ में क्या कर लिया, उससे पहले आपने क्या एफर्ट की कि हमारे पास कीवर्ड कैसे यूज करने हैं हम लोगों ने। अच्छा, अब जरा ये चीज देखते हैं कि एक छोटी सी तस्वीर बनी हुई है मोबाइल की, ठीक है। जब भी हम किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो मोबाइल पर वो ऐसे नजर आती है, ऐसी नजर आती है ना। वो जो ग्रे एरिया नजर आ रहा है आपको मोबाइल का, इसका मतलब है कि पेज का नीचे वाला हिस्सा है। तो जब आप पहला हिस्सा देख चुके होते हैं तो आप इसको स्क्रॉल करके नीचे चले जाते हैं, तो जितनी भी बड़ी वेबसाइट होगी आ जाएगी। सबसे पहले तो ये एक सीधा सादा सा कॉन्सेप्ट अपने ज़हन में बिठा लें कि आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है, वो जो आपको ये ऊपर वाला पेज का हिस्सा नजर आ रहा है, सिर्फ इससे बनती है, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर मैं किसी क्लाइंट के पास जाऊं और मैं उसे कहूं भाई आपकी वेबसाइट की एसईओ होनी चाहिए क्योंकि इसमें टेक्निकल इश्यूज हैं, सो जिससे आपकी स्पीड हर्ट हो रही है। तो वो क्लाइंट जो है वो एकदम अपना मोबाइल खोलेगा खुद से और www कर देगा एकदम, और अपने मोबाइल से आपके तरफ मुंह करके कहेगा भैया ये देखो कितनी अच्छी वेबसाइट है, इतनी स्पीड से तो खुल रही है और कितनी स्पीड से खुले। सो वेबसाइट को चेक करने का तो ये तरीका नहीं है, स्पीड को चेक करने का ये तरीका नहीं है। स्पीड इंसिडेंट्स देखेंगे हम लोग, बहुत सारे टूल्स हैं जिससे हम चेक करेंगे। वेबसाइट एक दफ़ा जब आपके लैपटॉप पे या मोबाइल पर आ गई तो उसकी कैश मेमोरी में सेव हो गई, तो वो तो खुली उसके कंप्यूटर से ही रही है, ठीक है, या मोबाइल से ही खुल रही है। तो ये तरीका नहीं है वेबसाइट को चेक करने का। वेबसाइट को चेक करने का स्टैंडर्ड है कि हम इस पेज को देखते हैं कि क्या ये वाला पेज 2.5 सेकेंड्स में लोड होता है कि नहीं होता, इससे इस टाइम में या इससे कम टाइम में इसे लोड होना चाहिए। अगर इस टाइम में लोड नहीं होता तो इसका मतलब है कि ये बग्स जनरेट हो रहे हैं इसमें, आपकी वेबसाइट की स्पीड बिल्कुल ठीक नहीं है, आपकी वेबसाइट पास फैक्टर्स को पूरा नहीं कर रही जिनकी वजह से आपकी वेबसाइट ने रैंक होना है। इस हिस्से को हम क्या बोलते हैं ये समझना है हमें, ताकि हम जब टेक्निकल एसईओ का दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। मुझे याद करवाइएगा कि अब जब मैं अगली क्लास शुरू करूंगा तो टेक्निकल एसईओ का दूसरा हिस्सा ही पढ़ाऊंगा ताकि दोनों चीजें आपस में मैच कर जाएं, बीच में गैप ना आए। इसे जी हम बोलते हैं अबव द फोल्ड कंटेंट। वेबसाइट खुली है, इस हिस्से में खुली है, नजर आ गई आपको वेबसाइट, सो गूगल ने सिर्फ इस हिस्से को देखकर आपकी वेबसाइट की स्पीड बनानी है। जैसे ही आपने इधर से नीचे जाना है तो जो नीचे वाला हिस्सा है वो बिलो द फोल्ड कंटेंट है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये अबव द फोल्ड कंटेंट है। अबव द फोल्ड कंटेंट की बहुत सारी एग्जांपल्स आप अपनी रियल लाइफ में देखते हैं यूजिंग टेक्नोलॉजी। आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, कोई भी बंदा आपको बहुत लंबा चौड़ा सा एक मैसेज भेज देता है ना, उसमें 4-5 लाइनें नजर आती हैं, फिर नीचे क्या आता है, रीड मोर। जैसे आप रीड मोर का बटन पुश करते हो, डेट इज कॉल्ड बिलो द फोल्ड कंटेंट। जब आप फेसबुक के ऊपर कोई पोस्ट देखते हो 2 लाइनों या 3 लाइनों के बाद फिर नीचे लिखा हुआ आता है रीड मोर, तो वो जो रीड मोर का बटन है वो बिलो द फोल्ड कंटेंट है। समझ में आ गया, जहां जहां पर ये चीजें नजर आ रही हैं। अब ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं इन्हीं लाइनों में ज्यादा ऑप्टिमाइज होते हैं,
इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये देखना है कि अबव द फोल्ड कंटेंट कैसा होना चाहिए और उसमें क्या होना चाहिए। अब गूगल क्या कह रहा है कि अबव द फोल्ड कंटेंट आपका 2.5 सेकंड में लोड होना जरूरी है। ये नहीं कह रहा सारी वेबसाइट 2.5 सेकंड में लोड होनी जरूरी है। अब अगर हम ये देखें कि किसी भी वेबसाइट का नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉर्मल स्ट्रक्चर ये होता है कि सबसे ऊपर होता है स्लाइडर। ठीक है, अगर आप किसी की वेबसाइट का स्लाइडर नहीं बनाएंगे वो नाराज हो जाएगा कि भैया क्या इतनी बुरी सी वेबसाइट बना दी है। उसके बाद जब आप नीचे आएंगे तो कोई पैराग्राफ होगा और राइट साइड पे कोई पिक्चर होगी। डेस्कटॉप के ऊपर तो राइट साइड पे नजर आ रही होगी, मोबाइल पे तो राइट साइड पे नजर नहीं आएगी, मोबाइल पे तो सब कुछ वर्टिकल नजर आ रही होंगे। अब अगर मैं इन तीन ऑब्जेक्ट्स को देखूं, एक है स्लाइडर, एक है पैराग्राफ और एक है इमेज। अब स्लाइडर जो बना हुआ है वो बना हुआ है जावास्क्रिप्ट में। इमेज जो है वो पीएनजी होगा, वेब पीबी हुआ तो लो जी हमने तो उसको 100 किलोबाइट, 150 किलोबाइट, 200 किलोबाइट, 300 किलोबाइट तक तो ले ही गए हुए हैं, बहुत हाई रेजोल्यूशन वाला भी होगा तो। और जो टेक्स्ट होगा वो इससे भी छोटा होगा साइज। अब अगर किसी की वेबसाइट स्पीड कैलकुलेट हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि इन तीन के मुताबिक तो उसकी स्पीड कैसे कैलकुलेट हो रही है, किस चीज को देख रही है, वो जावास्क्रिप्ट को देख रही है। और गूगल के लिए इंतहाई नापसंदीदा लैंग्वेज जो है ना वो जावास्क्रिप्ट है। यानी गूगल ये कहता है कि भाई ये सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करती है हमारा जावास्क्रिप्टिंग। ठीक है ना, शुरू शुरू में जावास्क्रिप्ट में वेबसाइट भी बनती होती थी, ठीक है, फिर बननी बंद होगी क्योंकि बहुत ही वेट उसका ज़्यादा होता है। और ये जो आपका स्लाइडर है ये जावास्क्रिप्ट में बना हुआ है स्लाइडर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हो सकता है कि ये 4.5 सेकंड्स ले रहा हो सकता है ये 2.7 सेकंड्स ले रहा हो सकता है ये 8 सेकंड्स ले रहा हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एज ए एसईओ कंसल्टेंट हम सबसे पहले एडवाइस अपने क्लाइंट्स को क्या देते हैं कि भाई अबव द फोल्ड कंटेंट से स्लाइडर को हटा दो। ठीक है, क्या वो कन्विंस होता है इस बात पे कि नहीं होता? ठीक है ना, ये समझाना पड़ेगा उसको, पहले दिखाना पड़ेगा, स्क्रीन दिखानी पड़ेगी, रिजल्ट्स दिखाने पड़ेंगे। इसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या देंगे हम उसको, एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन हम उसे देंगे कि भाई स्लाइडर हटाते हैं, आपका स्लाइडर मैसेज नहीं हटाते। वैसे तो अगर हम रिसर्च करें तो कोई भी बंदा जब किसी की वेबसाइट देखता है तो अगर उसके स्लाइडर के ऊपर 5 इमेजेस ने एनिमेट होना है तो ऐसा नहीं होता कोई बंदा रुक जाए और 5 देखकर आगे जाएगा, हमेशा ही नीचे चला जाता है, ऐसे ही है ना। तो इसका अल्टरनेट हम क्लाइंट्स को ये देते हैं कि भाई आप एक स्टैंडर्ड इमेज डिजाइन कर लें जिसके ऊपर आपका सारा स्लाइडर मैसेज मौजूद हो और इस इमेज को आप फ्रीक्वेंटली बेशक बदलते रहा करें। हल निकल आया उसका एक। अब क्या हुआ, एकदम से जावास्क्रिप्ट के कोड को आपने इमेज से रिप्लेस कर दिया जो कि बहुत ही छोटा बन गया। ठीक है, एक ऑप्शन। एक ऑप्शन ये है कि हम उसे कहते हैं कि भाई अगर आपको स्लाइडर लगाने का बहुत शौक है तो आप लगा ही रखें, बट यूज इन बिलो द फोल्ड कंटेंट। आप इसे अबव द फोल्ड कंटेंट में यूज नहीं करें। अबव द फोल्ड कंटेंट में आपका नॉर्मल पेज शुरू हो रहा हो, जैसे ही कोई बंदा नीचे जाए तो आपका स्लाइडर भी उसको नजर आ जाए। और आप एक स्लाइडर ना यूज करो, बेशक 4 यूज कर लो भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नीचे वाले हिस्से ने आपकी वेबसाइट की स्पीड को डैमेज नहीं करना, ऊपर वाले हिस्से ने डैमेज करना है। ठीक है, सो इट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अबव द फोल्ड कंटेंट एंड बिलो द फोल्ड कंटेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेबसाइट की स्पीड जो कैलकुलेट हो रही है वो अबव द फोल्ड कंटेंट से कैलकुलेट हो रही है। बिलो द फोल्ड कंटेंट में जितनी मर्जी चीजें पड़ी हो जो लोड नहीं हो रही हैं, गूगल उनको नहीं देख रहा, अबव द फोल्ड कंटेंट में देख रहा। क्या क्या देख रहा है ये अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मैं क्या क्या चीजें देखता है जिनसे स्पीड बनती है वो नेक्स्ट क्लास में होगी। दैट इज आवर कोर वेब वाइटल्स, उन्हीं को हम कोर वेब वाइटल्स बोल रहे हैं। ठीक है, सर इसकी एग्जांपल बैकलैश हाँ